So the next topic is solid in solid solution. Solid in solid solution. So what is the most common example of solid and solid solution? That is alloys. All the alloys are mixture of two or more than two solids. So alloys are homogeneous. That's why it's called solution. So there are two types of solid in solid solutions. Number one is substitutional. Substitutional solid solution. And number two, interstitial solid solution. तो ये दो टाइप के हैं सॉलिड सॉल्यूशन, एक है सब्स्टिट्यूशनल और दूसरा है हमारा इंटरस्टिशियल सॉलिड। तो सब्स्टिट्यूशन सॉलिड तब होता है जब दोनों सॉलिड्स के पार्टिकल का साइज जो है वो सेम हो। जैसे ये सॉलिड पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है। जब आप दो मेटल को मिक्स करोगे, उसको हीट करोगे तो वो मॉल्टन स्टेट में चली जाएंगी। उसके बाद जब ठंडा करोगे तो एक मेटल के एटम जो है वो दूसरे मेटल के एटम को रिप्लेस कर पाएंगे। तो जब उसने रिप्लेस कर दिया तो उसका मतलब है सब्स्टिट्यूशन हो गई। तो इसीलिए इसको हम सब्स्टिट्यूशनल बोलते हैं। जैसे मान लो ये जो एटम्स हैं ये दूसरी मेटल के हैं और ये रिप्लेसमेंट तभी हो पाएगी अगर दोनों मेटल्स के एटम का जो साइज है वो सेम है। तो ऐसे सॉलिड सॉल्यूशन जब बनते हैं इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होता है, पार्टिकल दोनों मेटल्स के पार्टिकल का साइज जो है वो डिफरेंट होता है। तो कैसे बनते हैं ये बनेंगे जैसे सपोज ये हमारे पास सॉलिड है, एक मेटल के एटम्स हैं उनका साइज बड़ा है, दूसरा जो मेटल है उनके जो एटम्स हैं उनका साइज छोटा है। तो वो जो छोटे साइज वाले एटम्स हैं वो क्या करेंगे, इस वॉइड में ये जो खाली जगह होती है इसको बोलते हैं वॉइड या इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड, एम्प्टी स्पेस अमंग द पार्टिकल। तो इस टाइप के जो सॉलिड्स हैं उनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। तो ये था छोटा सा टॉपिक सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट हमारे पास है सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड मीन्स जैसे शुगर को वाटर में डाल दें तो वो एक सोल्यूशन बन गया, तो उसको बोलेंगे सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। तो अब इसमें हम सॉलिबिलिटी की डेफिनेशन लिखेंगे। व्हेन सॉलिड डिसॉल्व in liquid, when solid dissolve in liquid and form a solution the amount of solid dissolved, the amount of solid dissolved in 100 ml of water to form saturated solution. To form saturated solution.
is called, or you can say is known as solubility, known as solubility of the solid. कोई भी सॉलिड को जब हम वाटर में डालते हैं तो सोल्यूशन बन जाता है। तो जब जितनी अमाउंट उसकी अमाउंट ऑफ सॉलिड 100 ml वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, उसको उसकी सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। किसी भी सब्सटेंस की जो सॉल्युबिलिटी है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन, एक होता है हाइड्रेशन एनर्जी और सेकंड इज लैटिस एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी को HE लिख लेंगे, लैटिस एनर्जी को LE लिख लेंगे। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? व्हेन solute add into solvent, तो solvent molecules they cover the solute molecule, there is a force of attraction, तो एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन। इसका मतलब है जब हाइड्रेशन होती है तो एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। जैसे ही एक पार्टिकल सॉल्यूट का वाटर के अंदर जाता है तो वाटर मॉलिक्यूल उसके अराउंड ऐसे उसको कवर कर लेते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। इस प्रोसेस को हम हाइड्रेशन बोलते हैं और जब हाइड्रेशन होती है तो एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। लैटिस एनर्जी होती है एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉलिड। जैसे सॉलिड है हमारा A प्लस B का, तो इसको एक बॉन्ड तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। इट मींस यहाँ पे एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड हो गई। तो दो फैक्टर्स हैं, एक में एनर्जी चाहिए, दूसरे में एनर्जी रिलीज होती है। तो सॉल्युबिलिटी अब इन दोनों पे डिपेंड करेगी। कैसे? अगर हम कहें इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर देन लैटिस एनर्जी then that solid will be soluble, and if hydration energy is less than lattice energy then that solid is insoluble। तो फैक्टर कौन कौन से हैं? अब ये तो दो टाइप की एनर्जी थी जिसके ऊपर हमारी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड करती है, हाइड्रेशन एंड लैटिस। अब जो फैक्टर्स हैं इफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, फैक्टर इफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, तो इसमें दो फैक्टर्स हैं। फर्स्ट है नेचर ऑफ सॉलिड, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो लिख लेंगे नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मींस इसमें कौन सा रूल आएगा? लाइक डिसॉल्व, लाइक। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पोलर हैं तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, एक पोलर दूसरा नॉन पोलर है तो सॉल्युबिलिटी जो ऑब्वियसली नहीं होगी, कम होगी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है टेम्परेचर। अब जब सोल्यूशन बनता है मींस द सोल्यूशन इज फॉर्म, अगर तो फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन हमारा एंडोथर्मिक है, मींस जब हम सोल्यूशन बना रहे हैं सॉलिड को लिक्विड में डाला और ये प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक है, तब क्या होगा? तब आपकी जो सॉल्युबिलिटी है इंक्रीज करेगी जब आप टेम्परेचर को क्या करोगे? इंक्रीज करोगे। बिकॉज एंडोथर्मिक रिएक्शन दे रिक्वायर्ड एनर्जी। सो इफ द प्रोसेस ऑफ सोल्यूशन फॉर्मेशन इज एंडोथर्मिक देन द सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज। Otherwise, if it is exothermic, then your solubility will decrease with temperature increase. तो जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया आपकी solubility जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये था हमारा सॉलिड एंड लिक्विड। नेक्स्ट हमारा है इम्पोर्टेंट टॉपिक, छोटा सा और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज एंड लिक्विड। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज एंड लिक्विड के अंदर
हम हेनरीज लॉ डिस्कस करेंगे। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, इसकी बहुत ही कॉमन एग्जांपल है कोल्ड ड्रिंक्स। हेनरीज लॉ, कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, सो गैस इन लिक्विड। तो सॉल्युबिलिटी, हेनरीज लॉ क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, solubility of gas in liquid at any given temperature. Solubility of gas in liquid at any given temperature is directly proportional to the pressure at which it is dissolved. It is dissolved. So this is Henry's last statement of Henry's law. Solubility of gas and liquid at any given temperature is directly proportional to, तो जैसे मान लो हम लेते हैं P is a partial pressure of gas, X ले लें हम, that is the mole fraction of gas in solution. X is mole fraction of gas in solution. तो P क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो लिख देंगे P KH X। KH जो हमारा है वो है हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आपको न्यूमेरिकल के अंदर दी होगी। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हेनरीज कांस्टेंट के। फर्स्ट है, अब देखो x का कोई यूनिट नहीं है, इसका मतलब है जो KH है उसके यूनिट क्या हो जाएंगे, दैट ऑफ प्रेशर। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे KH हैज सेम यूनिट एज ऑफ प्रेशर, जो यूनिट प्रेशर के है वही यूनिट KH के होंगे। सेकेंड है KH की वैल्यू, बिकॉज इट इज द कांस्टेंट, सो अलग अलग गैसेस के लिए KH डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH, और ये सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करेगा। थर्ड पॉइंट है KH फॉर अ गिवन गैस, फॉर अ गिवन गैस is different, KH for a given gas is different in different solvent. डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए KH की वैल्यू जो है वो डिफरेंट होगी, गैस चाहे सेम ही हो। और KH जो है दैट इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करने से KH बढ़ेगा। और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितनी KH की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। इसका मतलब है जितनी KH की वैल्यू ज्यादा होगी उतनी ही गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो लास्ट में लिखेंगे हायर इज द वैल्यू ऑफ KH, lower will be its solubility, lower will be its solubility। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, KH के कैरेक्टरिस्टिक्स 1 2 3 4 और 5। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो एक साइड पे हम प्रेशर ले लेते हैं P, एक साइड पे X, तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी और इसकी स्लोप जो है वो किसकी इक्वल आ जाएगी, KH की। जैसे
अब इस फार्मूले को देखो, P इज इक्वल टू के एच एक्स हो गया, तो ये इक्वेशन बन जाती है y इज इक्वल टू एम एक्स। y हमारा है प्रेशर, x मोल फ्रैक्शन है, तो स्लोप आपकी किसकी इक्वल आ जाएगी, KH की। तो ये था हमारा हेनरीज लॉ। अब इस पे एक प्रॉब्लम करेंगे। तो प्रॉब्लम थी बेस्ड अपॉन दिस हेनरीज लॉ, जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं। तो प्रॉब्लम है हेनरीज लॉ कांस्टेंट for N2 at 298 Kelvin is 10 raised per 5 atm। ये आपकी KH की वैल्यू हो गई। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन in air is 0.8। Calculate number of moles of N2 from air dissolved in 10 moles of water। 10 mole of water at 298 Kelvin and 5 atm प्रेशर। तो अगर प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ो तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस रूम के अंदर 10 मोल वाटर के छोड़ दूं और प्रेशर कर दूं इसका 5 atm, तो हमें बताना है कि नाइट्रोजन के कितने मोल्स जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे। तो हमें दिया क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 10, प्रेशर ऑफ एयर जो है वो दे दिया 5 atm, और मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन वो दे दिया 0.8। तो पहले हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 0.8 है दिया हुआ, और टोटल प्रेशर है 5। तो ये P नाइट्रोजन, आपका जो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन है, ये आ जाता है 4 atm। अब हम हेनरीज लॉ अप्लाई करेंगे। KH x ऑफ नाइट्रोजन, आपको KH की वैल्यू दी है, P नाइट्रोजन 4 हो गया, KH की वैल्यू है 10⁵, और X नाइट्रोजन हमें निकालना है। तो X नाइट्रोजन कितना आ जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁵। अब इसके बाद हम निकालेंगे मोल्स। तो X नाइट्रोजन किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, आपको ये दे दिया, दिस इज 4 इंटू 10⁻⁵। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हमें निकालने हैं। अब नीचे वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, बिकॉज नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत कम होगी, तो 10 मोल्स के कंपैरेटिवली नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी बहुत कम होगी, तो वी कैन इग्नोर दिस, जस्ट राइट हियर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो डायरेक्ट आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁴ मोल्स डिसॉल्व होंगे नाइट्रोजन के, इसमें 10 मोल्स वाटर के अंदर। तो ये था एक न्यूमेरिकल। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं हेनरीज लॉ की, और कुछ इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, या क्या क्या होना चाहिए कि हेनरीज लॉ एप्लीकेबल हो। प्रेशर ऑफ गैस
should not be too high। बहुत ज्यादा प्रेशर होगा तो हेनरी लॉ जो है वो काम नहीं करेगा। टेम्परेचर should not be low, बहुत कम टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए। थर्ड, गैस should not be highly soluble, गैस की सॉलिबिलिटी वाटर के अंदर ज्यादा नहीं होनी चाहिए, प्रेशर डालें तभी सॉल्युबल हो। गैस जिसको डिसॉल्व कर रहे हैं should not react with water और should not undergo association or dissociation। So these are the 4 limitations of Henry's law। लास्ट में आ जाता है एप्लीकेशंस। फर्स्ट एप्लीकेशन इज सॉलिबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। ये मैंने बताया था आपको कि कोल्ड ड्रिंक्स। सेकंड जो इसकी एप्लीकेशन है वो है एक्वेटिक स्पीशीज। एक्वेटिक स्पीशीज जो है दे आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, आर मोर कंफर्टेबल in cold water. Why? Because solubility of oxygen will be more in the cold water. When you heat the water, the solubility of dissolved oxygen that decreases. Third जो है वो है at high altitude, वहां ऊंचाई पे ऑक्सीजन जो है वो कम होती है। जो लोग ऊपर रहते हैं माउंटेन पहाड़ के ऊपर, उनकी जो थिंकिंग पावर है वो कम क्यों होती है? बिकॉज वहां पे ऑक्सीजन का प्रेशर कम है। अगर ऑक्सीजन का प्रेशर कम होगा तो उसकी एक्स बिकम लो और एनॉक्सिया होता है एफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, तो वहां पे भी ये लॉ एप्लीकेबल होता है। और लास्ट है ये एप्लीकेबल होता है स्कूबा डाइवर्स पे। स्कूबा डाइवर्स अपने साथ जो लेके जाते हैं वो डिल्यूटेड एयर होती है, डिल्यूटेड एयर विद हीलियम, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम आती है बैंड्स की। जैसे यहाँ पे है हमारा स्कूबा डाइवर्स, इसने यहाँ जंप किया, जैसे वाटर में जाएगा तो वाटर में प्रेशर बढ़ गया, सॉलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन जो एयर लेके जा रहा है उसकी सॉलिबिलिटी भी बढ़ जाएगी, नाइट्रोजन भी ब्लड के अंदर चला गया। तो अब जब वो वापस आएगा तो नाइट्रोजन ब्लड से बाहर आएगा। जब नाइट्रोजन वेन में से बाहर निकलेगा तो अब ब्लॉक हो जाती हैं वेन्स, पेनफुल होता है बहुत और उसको बैंड्स कहते हैं। तो इसीलिए जो स्कूबा डाइवर्स हैं वो अपने साथ जो एयर लेके जाते हैं डिल्यूटेड विद हीलियम होती है, ताकि उसमें नाइट्रोजन की जो मोल फ्रैक्शन है कम हो जाए। अगर मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगी तो उसकी सॉलिबिलिटी भी जो है वो कम हो जाएगी। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर सोल्यूशन, इसकी जो पीपीपी है मैं डाल रहा हूँ। अब 8-9 हो गई हैं, एक और होगी तो आप धीरे धीरे वो सारी कर लो, जिसमें भी प्रॉब्लम है वो